कंपनियां हैं जो आपको आर्म्स बेचने के लिए तैयार है। तो उसने कहा पैसा नहीं है, पैसे को मारिए गोली, पहले आप खरीद लीजिए, हम आपको कर्जा भी दिलवा देंगे। तो आपको कर्जा मिल जाएगा, कर्जा लेकर आप हथियार खरीदिए और उससे युद्ध लड़िए, जब आपको जरूरत पड़े और आपके पास हो जाए तो आपको उसको रिपे कर दीजिएगा। तो म्यूलर ने हिटलर को तैयार किया और हिटलर जो है कूद गया युद्ध में। इसी तरह से अमेरिकन एजेंटों ने जापान को तैयार किया था, जापान भी तैयार नहीं था युद्ध में लड़ने के लिए। तो जापान और जर्मनी को खड़ा कर दिया युद्ध के लिए और उसमें भयंकर हथियार बेचे गए। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अमेरिका और अमेरिका के साथ बहुत सारे देश थे जो दोस्त देश माने जाते थे, जो फ्रेंड कंट्रीज माने जाते थे, और जर्मनी उनके विरोध में था। तो अमेरिका की ढेर सारी कंपनियां जर्मनी को भी हथियार बेचती थी और अमेरिकन आर्मी को भी हथियार बेचे। तो 5-6 साल यह युद्ध चला और 1945 में यह युद्ध इसलिए बंद नहीं हुआ कि सभी देशों को शांति करने की जरूरत थी, इसलिए बंद हो गया कि जितने हथियार थे वो सब खर्च हो गए, हथियार बचे ही नहीं थे, तो आगे युद्ध लड़ने की संभावना नहीं थी। तो 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़के फिर उन्होंने अपना इकोनॉमिक रिसेशन दूर कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगेन 1960 में रिसेशन शुरू हुआ और 1960 में रिसेशन शुरू हुआ, किसी तरह से उसको दूर करने के लिए फिर अमेरिका ने क्या किया, वियतनाम में युद्ध लड़ा और वियतनाम में अपनी आर्मी इसको भेजा। पहले वियतनाम को हथियार भी बेचे, बाद में वियतनाम के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिकन आर्मी भी आई। तो वियतनाम में युद्ध लड़ा, उससे कुछ दिन तक रिसेशन दूर हुआ। फिर कोरिया में युद्ध लड़वाया, उससे कुछ रिसेशन दूर हुआ। उसके बाद उन्होंने सूडान और लीबिया के बीच में युद्ध लड़वाया, उससे कुछ रिसेशन दूर हुआ। 1945 के बाद 1998 आ गया है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक ने एक एग्रीमेंट किया हुआ। 1945 में वो एग्रीमेंट हो गया था। एग्रीमेंट क्या है कि 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कोई भी युद्ध यूरोप और अमेरिका की जमीन पर नहीं लड़ा जाएगा। हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये उनका आपस का फैसला है। और वहां मैथमेटिशियंस काफी हैं, हमारे यहाँ के काफी मैथमेटिशियंस फ्रांस में हैं और काफी मैथमेटिशियंस ने बेसिक रिसर्च के काम किए हैं। उन लोगों को अब वहां एक विचित्र तरह की घृणा का शिकार होना पड़ रहा और फ्रांस में अब एक खतरनाक तरह की राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उनमें उभर रही है और वहां इस तरह की बात करने लगे हैं लोग कि ये इंडियंस लोगों ने, चाइनीज लोगों ने, जापानीज लोगों ने, मलेशियंस लोगों ने और ये जो मंगोलियन रेस के लोग हैं, इन्होंने आके हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी। तो अब उनको एक एक करके लाइन में लगाने का काम शुरू हो रहा। और मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं न्यूजीलैंड का। पिछले 10 वर्षों में न्यूजीलैंड से हमारे एशियन ब्लॉक के 1.5 लाख लोगों को निकालकर बाहर किया गया न्यूजीलैंड, और इतने अपमानजनक तरीके से उनको बाहर निकाला गया। उनमें से कुछ लोग जब वापस लौटे भारत में तो मैंने उनसे उनकी कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा कि राजीव, हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी पूरी सब सीज कर ली, सिवाय एक टिकट के हमको कुछ नहीं दिया कि जाइए भारत भाग जाइए। उसमें एशियंस लोगों के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया गया। तो एक तरफ आप वहां जाएं और वहां जाने के बाद जब आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जाएं और उनके नौकर की तरह से काम करें, और वहां क्या बात कही जाती है। एक बार मैंने वहां के एक वैज्ञानिक से पूछा कि आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा देखो, इंडियंस लोग हैं या एशियंस लोग हैं, इनकी 2 क्वालिटीज हैं। एक तो कम पैसे पे काम करते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। हाँ, आप कनाडा में जाइए, कनाडा में एक मुहावरा चलता है और वो मुहावरा नहीं है, सच्चाई है। कनाडा में जाइए, किसी भी अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाइए और उससे कहिए कुछ बात, तो वो डॉक्टर से आप पूछिए कि बेस्ट सर्विस चाहिए मुझे, तो कहेगा इंडियन डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। तो ये कनाडा में मुहावरा नहीं है, अब ये सच्चाई है। सबसे अच्छी सर्विसेज कनाडा में जो डॉक्टर्स दे पाते हैं वो इंडियंस हैं, और यही ब्रिटेन में हालत है। सबसे अच्छी सर्विसेज जो दे पाते हैं वो इंडियन डॉक्टर्स हैं। और तब मुझे लगता है कि हर साल हम हमारे देश के हिसाब से अगर लगाएं तो 15 से 20 बिलियन डॉलर का हम लॉस करते हैं नेशनल एक्सचेकर का, और अमेरिका को फायदा ही फायदा है कि इतनी क्रीम को तैयार करने में उसको हर साल 150 से 200 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा। वो सारा का सारा माल उसको 15 से 20 अरब डॉलर में मिल जाता। तब प्रश्न ये है कि हम किसके लिए सर्व करें और क्यों करें, और यहीं पर राष्ट्र की बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जहां की सर्विसेज हमने ली हैं और इन सर्विसेज में से पढ़कर ही हम इतने बड़े हुए हैं, उस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं,
क्योंकि मैंने नहीं देखा मेरे जो साथी गए हैं वापस लौट के आए हों इस देश को सर्व करने के लिए। क्योंकि हमारे यहां आजादी के बाद से एक भी ऐसा कानून नहीं है कि भारत सरकार इस देश के ब्रेन ड्रेन को रोक सके। एक भी कानून इस देश में ऐसा नहीं है। बीच में एक बार पंडित नेहरू ने कोशिश की, और पंडित नेहरू की कोशिश ये थी कि इस देश का ब्रेन ड्रेन रोका जाए और इस देश में ऐसा कानून बना दिया जाए जैसे उस समय अमेरिका में चलता था, यूरोप में चलता था। तो पंडित नेहरू ने जब जब वो कानून बनाने की कोशिश की तब तब बाहर से धमकी ये आई कि अगर आपने ये कानून बनाया तो हम IITs को मदद देना बंद कर दें। तो उन IITs को मदद बंद हो जाएगी और वो चल नहीं पाएंगी। इसी लालच में इस देश में वो कानून आज तक नहीं बन पाया, और अभी तक वो बिल पंडित नेहरू के जमाने में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए, वो बिल आज तक इस देश में पारित नहीं हो पाया। और शायद हो पाएगा इसमें मुझे शक है, क्योंकि अगर हम उनसे पैसा ले रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए तो उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, वो शायद मराठी में भी होगी, जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता। अगर आपके IITs के लिए पैसा आ रहा है अमेरिका से एड के नाम पर, तो आप अमेरिका की धुन बजाएंगे ही, आप अपने देश की धुन नहीं बजा सकते। तो इसमें दोस्तों नुकसान एक तो देश का आर्थिक रूप से है, और दूसरा उससे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या है? कि जो बेस्ट क्रीम है मेरे देश की वो जब देश के बाहर चली जाती है तो देश हमारा फंडामेंटल रिसर्चेज में बहुत पीछे रह जाता। कई बार मैं ये सोचता हूं कि जो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने अमेरिका में जाके किया अगर वही हिंदुस्तान में किया होता, जो काम डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अमेरिका में जाके किया वही काम अगर हिंदुस्तान में किया होता, तो शायद इस देश में फंडामेंटल रिसर्चेज के काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली होती। और पिछले कई वर्षों से हमारे देश में बेसिक रिसर्च का काम अगर मैं कहूं तो करीब करीब ठप पड़ा हुआ है। और आप एक बात जान लीजिए ये कि अगर बेसिक रिसर्च नहीं होगी किसी देश में तो आप अप्लाइड फील्ड में कुछ नहीं कर सकते सिवाय दूसरों की नकल करने के। और वही इस देश में ज्यादा हो रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हमारे देश में सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर है चीन के बाद। 60,000 साइंटिस्ट हैं इस देश में इस समय। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि कोई आजू बाजू का देश हमारी टक्कर नहीं ले सकता। और दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस मेरे देश में, ये भी मैं आपको जानकारी